गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2। जैसा कि आपको पहले ही पता है, इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन। आज हमारी जो हेडिंग है वो है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन नामक चैप्टर आपका चल रहा है। इसमें हमने आपको बताया था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन में हमने आपको बताया था कि 3 घटनाओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन को। पहला तो मान लेते हैं निषेचन के पूर्व की घटना, जिसमें हमने आपको युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण पढ़ाया था। फिर हमने निषेचन भी पढ़ाया। आज हम देखेंगे कि निषेचन के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इनको हम आज की हेडिंग में देखेंगे, जो है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। और इसके अंतर्गत हमें जो आज टॉपिक कवर करना है वो है आपका फूलोद्भव, भ्रूणकोश, भ्रूण, बीज और फल। तो उसमें हम देखेंगे कि निषेचन पश्च घटनाएं के बाद क्या क्या होता है। तो आप जो पहला हेडिंग देख रहे हैं वो है भ्रूणोद्भव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका सिंपल सा मतलब है कि भ्रूण का बनना। तो भ्रूण बनने के पहले जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, उसी के साथ साथ भ्रूणकोश बनने की प्रक्रिया होती है। भ्रूणकोश का निर्माण पहले हो जाता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। या ये भी देखा गया कि दोनों का विकास एक साथ होता रहता है, पैरेलल दोनों का विकास होता रहता है। पर ज़्यादातर केसों में देखा गया कि पहले विकास किसका हो जाता है, भ्रूणकोश का, और उसके बाद भ्रूण का। क्योंकि भ्रूण को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी उसको पोषण की जरूरत होती है, वो उससे कहाँ से मिलेगा, भ्रूणकोश से। तो इसलिए हम निषेचन पश्च घटनाओं में जो जो देखेंगे, इसमें भ्रूणकोश कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी भ्रूणकोश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो भ्रूणकोश में क्या होता है कि हमने जब आपको निषेचन की प्रोसेस समझा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि पुष्पी पादपों में 2 बार निषेचन होता है। इसीलिए पहले निषेचन को मुख्य निषेचन या केवल निषेचन नाम दिया जाता है, और जो दूसरा निषेचन होता है उसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको याद होगा या नहीं हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने बताया था कि जब परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसमें गैमेट यानी युग्मक बनना शुरू होता है, और ये युग्मक की संख्या होती है 2, यानी 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो है, जो हमने आपको बताया था कि 2 नर युग्मक होंगे, जिसमें से एक नर युग्मक किससे कॉम्बिनेशन करेगा, किसके साथ फ्यूज होगा, मादा युग्मक, जिसे हमने क्या बताया था आपको, जिसे बोलते हैं एक सेल। एक सेल भी नाम दिया गया है, इसे फीमेल गैमेट भी कहा जाता है। ओके, तो ये जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से कॉम्बिनेशन करता है, तो यहाँ जब कॉम्बिनेशन होगा, मान लेते हैं कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से जब वो करेगा तो बनेगा जाइगोट। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट, जिसे हम नाम देते हैं युग्मन। और इस निषेचन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य निषेचन या केवल निषेचन नाम दिया जाता है। जो दूसरा इसका नर युग्मक है, 2 नर युग्मक है, एक नर युग्मक किससे मिलेगा, ध्रुवी केंद्र। जो हमने आपको बताया था कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, जहाँ कोश है वहाँ का है कोश है,
तो भ्रूणकोश के अंदर एक ध्रुवी केंद्रक होता है जहाँ पे 2 केंद्रक होते हैं और ये इसके साथ मिलने पे ध्रुवी केंद्रक के मिलने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। ये पुष्पीय पादपों की अद्भुत विशेषता है कि इसमें 2 बार निषेचन होता है। तो पहले बार निषेचन जो मुख्य निषेचन है उसके द्वारा युग्मनज बनेगा और इसके द्वारा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बोलते हैं। तो पहले क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणकोश बनेगा। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो दोहरा निषेचन के फलस्वरूप होता है, दोहरा निषेचन के परिणाम के स्वरूप होता है। और इसके द्वारा ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश है बाद में इसमें बदल जाएगा भ्रूणकोश। ओके, तो भ्रूणकोश क्या करेगा, अब देखिए हमने आपको हेडिंग क्या दिया हुआ है भ्रूणकोश। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके द्वारा बनने वाला प्राथमिक भ्रूणकोश बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, भ्रूणकोश में। और ये भ्रूणकोश क्या करेगा, एम्ब्रियो जो हम अभी सेकेंड हेडिंग देखेंगे भ्रूण, जब हम एम्ब्रियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये भ्रूणकोश क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी नेचर ने इतना बेहतरीन व्यवस्था की है कि भ्रूण को पोषण देने के लिए उसके पहले किसका निर्माण कर देता है, भ्रूणकोश का निर्माण कर देता है। तो अब हम यहाँ भ्रूणकोश को देखें तो जो हमारा भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक है उसके अंतर्गत इसका निर्माण हो जाता है और इसके अंदर केंद्रक बनते हैं। कभी कभी ये केंद्रक जो है केंद्रक के रूप में ही रह जाते हैं और कभी कभी क्या होता है उस केंद्रक जो बहुत सारे केंद्रक है वो बाद में कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे नारियल का जो गूदा होता है और नारियल का जो रस होता है, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि कब ये केंद्रकीय अवस्था में और कब ये कोशिकीय अवस्था में हो जाता है। तो नारियल का जो पानी आप पीते हैं वो क्या होता है, भ्रूणकोश के जो केंद्रक होते हैं वो होते हैं, यानी वो केंद्रक के रूप में रहते हैं, वो सेल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और जो नारियल का सफेद वाला गूदा भाग होता है वो कोशिकीय अवस्था होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपको कि ये जो भ्रूणकोश है वो उसके अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो ये भ्रूणकोश है और इसके अंतर्गत क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस फ्री स्टेट में रह सकते हैं, केंद्रकीय अवस्था में है और बाद में क्या हो जाता है, इस पे सेल बन जाते हैं। ये सब क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। तो केंद्रकीय अवस्था क्या है, जैसे नारियल का पानी है, और सेल अवस्था क्या है, जैसे उसका गूदा है। ये बात हो गई। दूसरी ये है कि भ्रूणकोश का उपयोग कुछ पौधों में, कुछ भ्रूण के द्वारा पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है और कुछ में इसका थोड़ा सा उपयोग किया जाता है और थोड़ा सा रह जाता है। इसका आपको बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम्पल। आप अपने बुक में देखिए और एग्जाम्पल नोट करिए, उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए कि वहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फल है या कौन से ऐसा पौधा है या कौन सा ऐसा बीज है जिसमें भ्रूणकोश का पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है, पूरी तरह से उसका उपभोग कर लिया जाता है, और कौन से ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और अगर आप नहीं हो कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको ये चैप्टर करेंगे तो उसमें हम आपको आंसर भी कर देंगे। ओके, उसके पहले आप इसको अपने बुक में जा करके देखिएगा और आप इसको कमेंट में भी दे सकते हैं कि हाँ वो कौन कौन से बीज है, कौन कौन से बीज है जिसमें भ्रूणकोश का पूरी तरह से उपभोग हो जाता है और कौन से ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से उपभोग नहीं होता है। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका सिंपली होता है। और फिर आते हैं जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है भ्रूण। जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो।
देखिए एम्ब्रियो समस्त पौधों में नहीं बनता है, ये पुष्पी पादपों में बनता है। तो पुष्पी पादपों में जब मुख्य निषेचन होता है, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बोर्ड पे आपको दिखाया था, जो नर युग्मक है वो जब अंड कोशिका के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है, नर युग्मक संख्या 2 थी, तो एक नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका, या इसे हम नाम देते हैं मादा युग्मक। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो बनता क्या है, युग्मनज। एक सिंगल सेल बनता है, हमने पहले चैप्टर बताया था कि 2 सेल मिलकर के क्या बनेंगे, एक सेल बन जाएंगे, और ये युग्मनज आगे चल करके क्या होंगे, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी युग्मनज का विकास किसमें होगा, भ्रूण में। युग्मनज का विकास जो भ्रूण में होता है उसी को बोलते हैं भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत सिंपल है। अब ये चूंकि जो हमारा पुष्पी पादप है उसमें हमने आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया हुआ था कि पुष्पी पादप जो होते हैं एंजियोस्पर्म, वो 2 प्रकार के होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिडानी और डाइकोटिलिडानी। तो मोनोकोटिलिडानी में जो इसका स्ट्रक्चर है अलग तरीके का बनेगा, क्योंकि आपको याद भी होगा कि मोनोकोटिलिडानी में क्या होता है, केवल एक कोटिलिडान होता है, केवल एक बीजपत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, डाइकॉट होता है, यानी द्विबीजपत्र होता है। चना का जैसे एग्जाम्पल हमने आपको क्लास 11 में दिखाया था कि चना हमारा क्या है, द्विबीजपत्री है। तो ये जो भ्रूण का विकास है वो 2 तरीके से होगा, एक तो होगा जो है एक बीजपत्री में अलग तरीके से होगा और द्विबीजपत्री में अलग तरीके से होगा। इसका डायग्राम भी आपके बुक में दिया हुआ है, दोनों डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। तो CRT की बुक आपके पास होनी चाहिए, आप उसको बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड से उसको ले लीजिए, जिसके द्वारा आपको पूरी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अदरवाइज हम आपको स्टार्टिंग में भी शायद 12 का पूरा 2nd चैप्टर का हमने क्या बोलते हैं उसको स्क्रीन शॉट लेकर के हमने आपको सेंड किया हुआ है। मैं देख लेता हूँ, अगर बुक में होगा नहीं तो मैं आपको दोबारा इसकी स्क्रीन शॉट सेंड कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें बुक की हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते और बना सकते। यहाँ पे टाइम की लिमिट होती है और उस टाइम में ही हमको अपने टॉपिक को भी क्लियर करना होता है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुक से मिल जाएगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी यहाँ पे आपके टॉपिक है जो आपको कम समझ में आता है, जो बुक पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, उसको हम यहाँ पे समझा सकते हैं। तो जब भ्रूण का विकास होगा तो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होगा, केवल क्या होगा कि उसमें एक बीजपत्री का चूंकि है तो एक बीजपत्री की तरह उसका निर्माण होगा, और अगर वो 2 बीजपत्री है तो द्विबीजपत्री की तरह उसका निर्माण होगा, उसमें 2 बीजपत्र निकलेंगे। ठीक है, जैसे गेहूं का आप देख सकते हो अलग तरीके से होगा और चने का अलग तरीके से होगा। गेहूं का हमने एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि गेहूं एक बीजपत्री है, जबकि आपका जो चना है वो क्या है, द्विबीजपत्री है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो निषेचन के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है। तो आप ये समझो कि ये जो भ्रूण है, भ्रूण ये अंकुरित होने वाला भाग है। आप जो सीड देखते हो, अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लिपिंग देखते हैं, इसके बाद भ्रूण के बाद क्या आता है, बीज, सीड। आपको स्ट्रक्चर याद हो, हमने कई बार आपके बोर्ड पे उसको फिगर बनाया हुआ है कि स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, आपका भ्रूणकोश होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से रिमाइंड करने के लिए। अब देखिए ये मान लेते हैं हमारा क्या है, अंडाशय, आपको याद आ रहा होगा, और इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। इसमें हमने आपको यहाँ पे दिखाया था
ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा। अभी हम जिस भ्रूण की बात कर रहे थे वो यहाँ पे ये अंड कोशिका है, और यहाँ पे आकर के जब ये आता था, आकर के यहाँ मिलता था, एक यहाँ आके मिलता है और एक आकर के यहाँ मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज बनता है, और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके द्वारा ये युग्मनक बनता है। तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है हमारा भ्रूण बनेगा, और ये भ्रूण जिस कोट के अंदर है जिसे हम कहते हैं बीजांड, तो ये बीजांड ही क्या बनेगा, बीज बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जो भ्रूण है वो कहाँ है, बीज के अंदर है, सीड के अंदर है। ये हमारा भ्रूण है और ये हमारा वो है। और जब ये भ्रूण जो है इसके अंदर रहेगा, आपको ये पता होगा कि जो भी हमारा सीड होता है, जैसे चने का है, मटर का है, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो पुष्पी पात्रों में देखते हैं। तो ये बीज में ये खासियत ये होती है कि ये एक विशेष परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रसुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति अवस्था में क्या होता है कि ये जो हमारा भ्रूण है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, जिससे वो बीज जो है अंकुरित नहीं होता। ठीक है, जब बीज अंकुरित नहीं होगा तो उसे हम उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप देखेंगे जो गेहूँ, चावल, आप दाल, ये सब चीजें आप अपने घर पे स्टोर करते हो, ये इसी गुण के कारण है कि उनकी एक डोर्मेंसी पीरियड होती है, प्रसूति अवस्था होती है, जहाँ पे ये एम्ब्रियो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव को समझ रहे ना, अक्रिय हो जाता है, यानी निष्क्रिय, जिसे हम अपने भाषा में सिंपल भाषा में निष्क्रिय हो जाता है। और ये सक्रिय कब होगा, फिर सक्रिय तब होगा जब इसे वाटर, इसके हिसाब से टेम्परेचर और इसके हिसाब से एयर, ये तीनों चीजें इसको मिलने लगेंगी। यानी अगर इसके अनुकूल अवस्था इसको प्राप्त हो जाती है तो ये क्या होने लगता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे फिर ये अंकुरित होने लगता है। इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, चना है। चने को आप ऐसे रखे हुए हो तो वो डोर्मेंसी पीरियड में है, यानी प्रसूति अवस्था में है, बट जैसे ही उसको हम पानी में भिगोते हैं तो आप देखते हो क्या हो जाता है, वो 1-2 दिन बाद क्या होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने का मतलब क्या हुआ, इसके बीज के अंदर जो हमारा भ्रूण था, एम्ब्रियो था, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वो भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया वो क्या होता है, अंकुरित होने लगता है, और नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया। अब आप ये बता सकते हो कि भ्रूण कहाँ पे होता है, बीज कहाँ पे होता है। ठीक है, और ये जो बीज वाला पोर्शन है, जो हमने आपको पहले ही हेडिंग बताया, भ्रूणकोश, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें पहले प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनती है और उसके बाद जो है भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, तो एक आप देख सकते हो अंडाशय के अंदर ही भ्रूणकोश है, अंडाशय के अंदर ही क्या है, आपका भ्रूण है, और अंडाशय के अंदर ही आपका बीज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा भ्रूणकोश है, देखिए ये हमारा जो है वो किस में बदल जाएगा, भ्रूणकोश में। ठीक है, ये हमारा जो है किस में बदल जाएगा, भ्रूण में। ये जो हमारा बीजांड है वो किस में बदल जाएगा, बीज में। और ये अंडाशय जो है वो किस में बदल जाएगा, फल में। ठीक है, तो फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज, बीज के अंदर क्या होंगे, भ्रूणकोश और भ्रूण होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो सीड होता है उसके ऊपर जो ये आवरण होता है जिसे हम फल कहते हैं। अब फल क्या हो सकता है, फल भी आपका 2 तरीके का होता है। एक तो होता है रसदार, जिसे सरस फल कहते हैं, और एक होता है सूखा फल, ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये अंडाशय सूख जाता है। ठीक है, और जैसे आम का है, तो आम में क्या होता है, वो रसदार होता है, सरस होता है, तो उसमें क्या होता है आपका, ये सूख नहीं पाता। आप देखते हो कि आम हुआ, इस तरह से जो बहुत सारे फल हैं, इसमें क्या होता है, अंडाशय बचा रहता है और उसी को हम फल के रूप में यूज करते हैं। और जब ये वाला पोर्शन हट जाता है तो उसके अंदर क्या मिलता है, हमें सीड मिलता है। सीड के ऊपर भी आप देखो बहुत कठोर आवरण का बहुत
जैसे आम में है तो बहुत कठोर। यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ विविधता बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का बीज सब पौधों में होगा, ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरह का फल होगा। नेचर ने हमें जीवों के अंदर विविधता दी है और उन विविधताओं से हमें बहुत तरह के फायदे होते हैं। हमें सूखे तरह के फल मिल रहे हैं, हर तरह के चीज़ें हमको मिल जाती है। अगर एक ही तरह से होता तो हमें इतना ज़्यादा विविधता नहीं मिलती। तो ये इसीलिए हमने आपके लेवल में जब चैप्टर पढ़ाया था जीवन विविधता, तो वहाँ पे आप देखोगे हर लेवल पे डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि केवल उसका स्ट्रक्चर बाहर से देख लिया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ भी डिफरेंसेस दिखेंगे। अब आप देखो, अगर आप 10-15 सीड कलेक्ट करिए और आप देखोगे हर सीड की स्ट्रक्चर अलग है, हर सीड का जो है डॉर्मेंसी पीरियड अलग होगा, उसके अंकुरित होने का तरीका अलग होगा। तो कहने का मतलब है ये सारे डाइवर्सिटी हमको जीव विज्ञान में मिलती है, बहुत सारी विविधता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि निषेचन के बाद होता क्या, निषेचन के बाद क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। और बाकी चीज़ें जो कुछ रह जाएंगी उसको हम लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे हमको 2 हेडिंग और देखनी है, उन हेडिंग को देखेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार आपका लिए एक और सुविधा सरकार गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि जो है आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। कोरोना की वजह से क्लास कर नहीं पाएंगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। जिन टॉपिक को पढ़ना है हम केवल उन्हीं टॉपिक की चर्चा यहाँ पे करेंगे, नहीं तो आपको पिछले साल के अगर उससे होता तो आपको 16 चैप्टर हैं पूरे पढ़ने पड़ते। तो आप थोड़ा सा अपने तरीके से भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि पता नहीं स्कूल कब खुले ना खुले, हो सकता है आगे चल के स्कूल ओपन भी हो जाए तो भी वो बहुत सारे बाउंडेशन के साथ वो स्कूल ओपन होगा। कुछ क्लासेस चलेंगी, कैसे चलेंगी उस पर हम नहीं चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ ये करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम आपको बता सकें और जो चीज़ें आपको छूट जाती है वो आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम जब क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका जो अभ्यास प्रश्न है मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप अपना एक नोटबुक बनाइए। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा ज़्यादा फोकस जो है क्लास 12 पे है। और आपको ये भी बताऊँ कि अभी तक जो बायोलॉजी का परसेंटेज है बहुत अच्छा है। पिछले साल भी हमने देखा कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पास हुए, बायोलॉजी के मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िए। आप उसका एक अभ्यास प्रश्न जैसे लेवल में हमने आपको बनवाया था, ठीक उसी तरह से आपने चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास प्रश्न आप लिख लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे तो हम उसको भी आपको सॉल्व उसका भेज देंगे, ठीक है। राहुल, तो इसको हम एक बार रिकैप तुरंत कर लेते हैं 2 मिनट में। निषेचन पर संरचनाएं और घटनाएं में हमने देखा कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, गुड़ कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, कौन कौन सा पोर्शन किस तरीके से डेवलप होता है, इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फल है, फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर गुड़ और ग्लूकोज। ओके, थैंक यू।